बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे बच्चों क्लास 11th का जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है और इसका चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है औद्योगिक क्रांति, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो बच्चों ये जो है वीडियो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और टोटल इसके 4 पार्ट बनाए जाएंगे। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज इस चैप्टर में हम क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों आज की इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है औद्योगिक क्रांति में कपास की कटाई और बुनाई के बारे में। तो एक तरफ यहाँ पे कपास की कटाई और बुनाई से संबंधित एक ये जो आप वर्कर देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, ये जो आप वर्कर देख रहे हैं ये एक मशीन पे काम कर रहा है कपास की कटाई का, ठीक है। और उस पे आप देख सकते हैं कि ये कहाँ पे इस एरिया पे चढ़ा हुआ है जहाँ पे इसके पैर वगैरह कुचलने का भी डर है और कहीं इसका हाथ ना कट जाए इसका भी डर है। मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है वो दिखाई गई हैं। तो अब इसको हम समझते हैं एक नॉर्मल परिभाषा के तरह। तो देखिए 17वीं शताब्दी तक इंग्लैंड जो था वो भारत से बड़ी लागत पर सूती कपड़ों की गांठ, जिससे सूती कपड़ा जो था वो बनाया जाता था, उन गांठों को क्या करता था, आयात करता था। कौन? इंग्लैंड से। और कहां से? भारत से। लेकिन जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन की ही थी, तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे राजनीतिक नियंत्रण अपना स्थापित कर लिया, उसके बाद ब्रिटेन ने क्या किया कि कपड़े के साथ साथ कच्चा कपास भी ब्रिटेन ले जाने लगे, जिससे क्या हुआ कि वो वहीं ले जाकर उसकी कपास की कटाई और बुनाई करते थे एवं वहीं पे कपड़ा अपना बुना करते थे। तो एक तरह से भारत में जो कपड़ा बनता था उसको पूरी तरीके से इंग्लैंड वालों ने खत्म कर दिया। और ये जो उद्योग हुआ करते थे ये प्रमुख रूप से कारखानों में काम करने वाली स्त्रियों और बच्चों पर बहुत ज्यादा निर्भर होते थे। अर्थात ये जो आप कपड़ा उद्योग देख रहे हैं, ठीक है, ये जो मशीन देख रहे हैं आप, इसमें इस उद्योग में कपास की कटाई और बुनाई का जो उद्योग होते थे, जो फैक्ट्रियां हुआ करती थी, कारखाने हुआ करते थे, उनमें ज्यादातर स्त्रियों और बच्चे अधिक कार्य किया करते थे, क्योंकि पुरुष जो थे वो इसके अलावा अन्य जो कार्य हुआ करते थे वो करते थे, लेकिन कपास की कटाई और बुनाई बच्चे एवं स्त्रियां किया करते थे। तो कपास की कटाई और बुनाई के बारे में ये पॉइंट आपको पता चला। आगे देखिए अगला पॉइंट है कि 18वीं शताब्दी तक कटाई का काम अत्यंत धीमी गति से होता था। अर्थात हम 1700 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। 1700 तक क्या होता था कि कपास की कटाई जो थी वो काफी धीमी होती थी। क्यों? क्योंकि उस समय ये जो आप मशीनें देख रहे हैं इस तरह की मशीनें नहीं हुआ करते थे, लेकिन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक आविष्कारों के कारण इस कार्य में तेजी आई। अर्थात जो मशीनों का विकास हुआ, जो नए नए आविष्कार हुए, इनकी वजह से जो कपड़ा उद्योग है एवं जो अन्य उद्योग थे उसमें क्या हुआ कि अधिक तेजी आई। और उसके बाद उत्पादन का जो काम था वो धीरे धीरे कताई करों और बुनकरों, अर्थात जो कताई किया करते थे और जो बुनकर हुआ करते थे उनके घर से हटकर कहां पहुंच गया? फैक्ट्री में। अर्थात जो लघु उद्योग हुआ करते थे या फिर कह लीजिए अति लघु, अर्थात जो छोटे घर वाले जो उद्योग हुआ करते थे वो पूरी तरीके से खत्म हो गए, ठीक है, जिसे हम कुटीर उद्योग कह सकते हैं। तो इनका काम कहां पे चला गया? बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां थी जिसमें मशीनों के द्वारा काम होता था उन फैक्ट्रियों में चला गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो छोटे छोटे उद्योग थे वो खत्म हो गए। तो ये तो कपास की कटाई और बुनाई के बारे में ये पॉइंट आपको पता चले। और आगे देखते हैं कुछ आविष्कार हुए हैं इसमें जो कि आपको याद रखने हैं, और इस वीडियो में आपको मैप भी बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए। तो अगला पॉइंट क्या है? इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले आविष्कार। तो देखिए टोटल जो है वो 5 आविष्कार यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, टोटल 5 आविष्कार। एक है जॉन का, एक है जेम्स हारग्रीव्स का, एक है रिचर्ड आर्कराइट और एक है सैमुअल क्रॉम्पटन और एक है कार्टराइट। तो अब देखिए जॉन का है फ्लाइंग शटर, हारग्रीव्स जो है उसका है स्प्रिंग जेनी, रिचर्ड आर्कराइट का है वाटर फ्रेम, सैमुअल का है म्यूल मशीन और कार्टराइट का है पावर लूम। तो ये कुछ आविष्कार है, इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये मैप में दिखाया गया है कि सूती वस्त्रों के उत्पादन वाले क्षेत्र। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से उत्पादन वाले क्षेत्र हैं। एक तो यहाँ पे देख सकते हैं ग्लासगो है, ठीक है, न्यूकेसल है, फिर यहाँ पे लीड्स है, मैनचेस्टर है, नॉटिंघम है, लिसेस्टर है और यहाँ पे एक लंदन और बर्मिंघम है।
और इसमें से जो सबसे बड़ा स्थान था, ठीक है, जहां पे अधिक मात्रा में होता था वो था लंदन। ठीक है, तो कपड़ा उद्योग के बारे में ये आपको याद रखना है कि कौन कौन से मुख्य स्थल हैं जो कि कपड़ा उद्योग के लिए काफी फेमस माने जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगले पॉइंट में अब हम देखेंगे बच्चों कि भाप की शक्ति के बारे में। भाप की शक्ति के बारे में, तो भाप की शक्ति से संबंधित सबसे पहले तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सर्वप्रथम जो भाप की शक्ति है, ठीक है, इसका उपयोग किस में हुआ? तो इसका उपयोग हुआ था सर्वप्रथम खनन उद्योग में, अर्थात खनन के कार्य करने के लिए। तो इस पिक्चर में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाप जो है बहुत ज्यादा निकल रही है, बहुत सारे यहाँ पे भाप यंत्र हैं और यहाँ पे बिजली भी बनाई जा रही है। आसपास का एरिया खुला है, इधर यहाँ पे देख सकते हैं समुद्र है और बहुत सारी चीजें इसमें दिखाई गई। तो इससे क्या है कि आपके दिमाग में एक बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है भाप की शक्ति को लेकर, वो आपके दिमाग में क्लियर होगा। अभी आगे भी मैं आपको कुछ चित्र के द्वारा अच्छे से समझाऊंगा। तो भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसमें हुआ? खनन उद्योग में। भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थी। अर्थात जो भाप है, ठीक है, भाप की शक्ति क्या करती थी? उच्च तापमान यानी कि अधिक तापमान पर दबाव पैदा करती थी, जिससे क्या होता था? मशीनों को ऊर्जा मिलती थी एवं मशीनों को चलाया जा सकता था। भाप की शक्ति ऊर्जा का अकेला एक ऐसा स्रोत था, ठीक है, ये जो शक्ति है ये एक ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भरोसेमंद भी था एवं कम खर्चीला भी था। अर्थात भाप की शक्ति जो है वो एक तरह से भरोसेमंद भी थी एवं कम खर्चीली भी मानी जाती थी। आगे देखिए भाप की शक्ति के बारे में। अब कुछ यहाँ पे आविष्कार हैं जो हुए हैं, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहला आविष्कार यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला है थॉमस सेवरी का। किसका है? थॉमस सेवरी का। इन्होंने क्या किया? 1698 में एक माइनस फ्रेंड अर्थात खनक मित्र नामक एक भाप का इंजन बनाया। ये जो इंजन था छिछली अर्थात अधिक गहराई के अंदर जाकर धीरे धीरे काम करते थे। लेकिन क्या होता था कि जैसे जैसे आप ये जो जमीन है इसके नीचे वाले एरिया में जाते जाएंगे तो वहां पे क्या होता है? दबाव अधिक पड़ता है। और जैसे ही थॉमस सेवरी के इस माइनस फ्रेंड यानी कि खनक मित्र नामक जो भाप का इंजन था इस पे अधिक दबाव पड़ता था तो क्या होता था? ये इसका जो वाष्पित्र जो वायलर होता था वो क्या होता था? फट जाता था। दूसरा आविष्कार है थॉमस न्यूकेमेन का। ठीक है, दूसरा आविष्कार है थॉमस न्यूकेमेन का। इन्होंने क्या किया? भाप का इंजन बनाया, जिसकी सबसे बड़ी कमी यह थी कि इसका जो संघनन बेलन था अर्थात कंडेंसिंग सिलेंडर, ये लगातार ठंडा होते रहने से इसकी ऊर्जा खत्म होती रहती थी। अर्थात थॉमस न्यूकेन ने जो भाप का इंजन बनाया उसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि जो संघनन बेलन हुआ करता था, जिसे तरह से वाष्पन यंत्र कह सकते हैं, वो ठंडा होते रहने की वजह से उसकी ऊर्जा क्या होती थी? खत्म हो जाती थी। ठीक है, और ये जो है थॉमस न्यूकेन का जो भाप का इंजन था वो 1712, ये शायद आपको समझ में ना आए तो ये है 1712। ठीक है, फिर सबसे अहम जो था, ठीक है, सबसे अहम था जेम्स वाट का। जेम्स वाट के द्वारा जो भाप का इंजन बनाया गया ये कोई साधारण इंजन नहीं था, बल्कि ये एक प्राइम मूवर अर्थात एक चालक का मतलब आप समझते हैं कि जो चलता है एवं ऊर्जा प्रदान करता है और अन्य मशीनों को भी चलाता है, तो ये एक चालक के रूप में कार्य करता था। और जेम्स वाट के इस भाप के इंजन की वजह से कारखाने में अधिक शक्तिशाली मशीनों को ऊर्जा मिलती थी जिससे वो चलती थी। और अन्य इंजनों के मुकाबले ये जो भाप का इंजन था जेम्स वाट का, ये अधिक शक्तिशाली था, जिसका अधिक इस्तेमाल होने लगा था। और सर्वप्रथम किसमें हुआ था? खनन उद्योग में। तो ये सारी चीजें आपको भाप के इंजन के आविष्कार एवं किस किस के क्या आविष्कार हैं, क्या क्या इसकी कमियां हैं, ये सारी चीजें आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो भाप की शक्ति के बारे में ये चीजें पता चल गई। अगला देखते हैं बच्चों नहरें और रेलवे के बारे में। अगला जो हमारा पॉइंट है, जो टॉपिक है आज का, वो है नहरें और रेलवे। ठीक है, और उसमें भी सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों नहरों के बारे में। ये जो पॉइंट है हमारा सबसे पहला ये है नहरों के बारे में। तो एक बेसिक सी इमेज जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नहर है, बोट वगैरह है यहाँ पे। तो ये एक जो है एक छोटी सी छवि आपके दिमाग में ये बन जानी चाहिए कि नहर का मतलब होता है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि गांव की ये इतनी छोटी सी नहर है। नहर इतनी बड़ी भी होती है और नहर इतनी छोटी भी होती है। ये अलग अलग जगह अलग अलग तरह की होती है। तो देखिए सर्वप्रथम क्या हुआ कि ये जो नहरें हुआ करती थी इनका उपयोग किस लिए हुआ था? नहरों को
कोयले को शहर तक ले जाने के लिए, अर्थात जो नहरें थी उसमें उसके द्वारा कोयले को शहर तक ले जाने के लिए इन नहरों को बनाया गया था। क्योंकि औद्योगिक ऊर्जा के लिए, शहरों में गर्म करने के लिए, उनमें रोशनी करने के लिए कोयले की मांग बराबर बढ़ती जा रही थी। कोयला शहर तक क्यों ले जाया जाता था? औद्योगिक ऊर्जा की के मतलब औद्योगिक ऊर्जा की पूर्ति के लिए, शहरों में घरों को गर्म करने के लिए, उनमें रोशनी करने के लिए। अब एक महत्वपूर्ण नहर है जिसका नाम है वर्षली कैनाल। ये एक नहर है। तो इंग्लैंड में क्या हुआ कि सर्वप्रथम वर्षली कैनाल जो नहर थी वो जेम्स ब्रिंडली के द्वारा बनाई गई और इसका प्रयोजन था कि उसके वर्षले अर्थात एक क्षेत्र है वर्षले, वहां से कोयला भंडारों को शहर तक ले जाया जाए। इस नहर के बन जाने के बाद कोयले की कीमत घटकर आधी हो गई। तो वर्षली कैनाल कब बनाई गई थी? 1761 में। ठीक है। और इसका मुख्य प्रयोजन क्या था? जेम्स ब्रिंडली के द्वारा ये बनाई गई थी, जेम्स ब्रिंडली। और इसका मुख्य प्रयोजन क्या था? वर्षले एक शहर है जहां से कोयला भंडारों को वहां तक ले जाया जाना था और इस नहर के बनने के बाद जो कोयला था उसकी कीमत घटकर आधी रह गई। तो ये नहरों के बारे में एक छोटी सी जानकारी, आई होप आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है नहरों के बारे में कि नहरें जो थी वो आमतौर पर क्या होता था कि बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा अपने कुछ प्राइवेट कामों के लिए भी की जाती थी, अर्थात खुद के कुछ कार्यों के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। ठीक है। अपनी जमीनों पर स्थित खानों, खदानों एवं जंगलों के मूल्य को बढ़ाने के लिए ये जो नहरें हुआ करती थी इनका निर्माण करवाया जाता था। अब एक इंपॉर्टेंट शब्द है आपका नहरोन्माद। ये क्या है? तो 1788 से 1796 ये जो 8 वर्ष के बीच का जो गैप है, इस वर्ष को कहते हैं नहरोन्माद। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अवधि में अर्थात इन 8 वर्षों में 46 नहरों के निर्माण की परियोजना शुरुआत की गई जिसकी कुल लंबाई होनी थी 4000 मील, कम से कम 4000 मील। ठीक है। तो नहरोन्माद के बारे में ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये तो हो गया नहरोन्माद और रेल के उपयोग के बारे में। अब कुछ ऐसी भी यहाँ पे बातें हैं जिससे कि नहर जो था उसका उपयोग करना काफी मुश्किल होता था। किस तरह से देखेंगे? तो ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो बहुत सारी बोट्स आपको दिख रही होंगी। ठीक है। इस एरिया में बहुत सारी आपको बोट्स दिख रही हैं। यहाँ पे कम है, 1 2 3 4 इस तरह से है और यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा है। तो क्या था कि जब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर कभी इसका पानी सूख गया तो हम इसको वैसे भी उपयोग नहीं कर सकते। अगर बोट ज्यादा है इसमें तो परिवहन इसका वैसे भी दुरुस्त हो जाएगा और अगर ठंडी है, कोहरा कुहासा वगैरह है तो भी इसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। तो अब इसके उपयोग में समस्या ये थी। तो इसको अब हम समझते हैं पॉइंट के माध्यम से। देखिए अब इसको पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। तो कुछ ज्यादा कोई खास पॉइंट है नहीं। तो नहरों के उपयोग में समस्या। नहरों के कुछ हिस्सों में जलपोतों की भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की रफ्तार धीमी होती थी। अभी हमने देखा था पाले, बाढ़, सूखा, इन सभी के कारण इस्तेमाल का समय भी सीमित हो गया था। कम समय के लिए आप इसको इस्तेमाल कर पाते थे। तो नहरों के बारे में ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो नहरों से संबंधित आपने क्या देखा? सर्वप्रथम किस लिए बनाई गई थी? शहरों तक कोयला ले जाने के लिए। वर्षली कैनाल के बारे में आपने देखा। नहरोन्माद क्या होता है ये देखा और नहरों के उपयोग में क्या क्या समस्याएं आपने ये जाना। अब चलते हैं आज की इस वीडियो के सबसे आखिरी पॉइंट पे, आखिरी जो टॉपिक है हमारा आज का उसकी तरफ। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला आज का हमारा मतलब कि जो आखिरी टॉपिक है हमारा आज का वो है भाप की शक्ति के बारे में। ठीक है। भाप से चलने वाला सबसे पहला रेल का इंजन स्टीफेनसन का रॉकेट 1814 में बना था। अर्थात भाप जो है, ये जो आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, भाप से चलने वाला जो ये इंजन है, ठीक है, इतना जो एरिया होता है आगे का इसको इंजन कहते हैं रेल का। तो इस इंजन को चलाने के लिए सबसे पहले स्टीफेनसन का जो रॉकेट नामक 1814 में आविष्कार था उसकी यहाँ पे बात होगी। अब रेलगाड़ियों का परिवहन एक ऐसा नया साधन बन गया जो वर्ष भर उपलब्ध रहता था, सस्ती और तेज हुआ करता था, माल तथा यात्री दोनों को ये ढो सकता था। अर्थात जब भाप के इंजन का इस्तेमाल किसमें होने लगा? रेलगाड़ियों में। तब से रेल जो संसाधन था वो एक ऐसा नया साधन बन गया जो कि हमेशा उपलब्ध रहा करता था, सस्ता भी था और तेज भी था, माल और यात्री दोनों को ही अधिक मात्रा में और अधिक दूरी तक ढो सकता था।
रेल के आविष्कार के साथ औद्योगिकरण की संपूर्ण प्रक्रिया ने दूसरे चरण में प्रवेश कर लिया। अर्थात जो आपने देखा था 1780 से 1850, इसके बीच में जो 1814 का ये जो समय था, इस दौरान जब रेलवे का आविष्कार हुआ तब औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने 1814 में दूसरे चरण में अर्थात दूसरे चरण में इसने प्रवेश कर लिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो रेलवे जो है, रेलवे के आविष्कार ने औद्योगिक क्रांति को एक नया रूप प्रदान किया था। आगे देखिए अगला पॉइंट, 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक, ये एक साइंटिस्ट हैं रिचर्ड ट्रेविथिक, इन्होंने एक इंजन का निर्माण किया जिसे कहते हैं फुफकारने वाला दानव, ठीक है। और ये जो इंजन था वो ट्रकों को कार्निवल में उस खान के चारों ओर खींचकर ले जाता था जहां रिचर्ड काम किया करता था। अर्थात 1801 में रिचर्ड ट्रेविथिक के द्वारा जो इंजन का निर्माण किया गया जिसका नाम था फुफकारने वाला दानव, ये एक ऐसा इंजन था जहां पर रिचर्ड काम किया करता था, वहां पर ट्रकों को कार्निवल के उनको खींचकर रिचर्ड के पास ले जाता था। ये एक ऐसा इंजन था, ठीक है। तो ये आपको सारी चीजें पता चल गई किसके बारे में, भाप के इंजन के बारे में। एक पॉइंट और है यहाँ पे बच्चों, आखिरी हमारा आज का, और वो पॉइंट क्या है चलिए देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ देखिए एक सेकेंड, हाँ सबसे पहले सर्वप्रथम 1825 में जो स्टॉकटन था, ठीक है, क्या था, स्टॉकटन, और एक है डार्लिंगटन, इन शहरों के बीच में 9 मील लंबा रेलमार्ग 24 किलोमीटर प्रति घंटा 15 मील प्रति घंटा की रफ्तार से 2 घंटे में रेल द्वारा तय किया जाता था। अर्थात देखिए 1825 में क्या हुआ कि स्टॉकटन और डार्लिंगटन, इन दोनों के बीच में जो 9 मील लंबा एक रेल मार्ग था, जो कि पहुंचने के लिए कुल टाइम लगता था कितना, 24 किलोमीटर का 15 घंटा मील प्रति घंटा। तो ये जो थी वो 2 घंटे की रफ्तार से तय किया जा सकता था, इतनी तेज ये रेलगाड़ी चला करती थी उस समय। 1830 से 1850 अर्थात ये 20 वर्ष का जो समय है, इसके बीच ब्रिटेन में रेल पथ कुल मिलाकर 2 चरणों में लगभग 6000 मील लंबा हो गया। अर्थात 1830 से 1850 के बीच में इन 20 सालों के अंतर्गत ब्रिटेन का जो रेल पथ था वो कुल मिलाकर 6000 मील लंबा बनाया गया। 1833 से 1837 इन 4 सालों के बीच में एक छोटे रेल उन्माद के दौरान, देखिए 2 रेल उन्माद है, एक है छोटे रेल उन्माद और एक है बड़े। छोटे क्या है कि 1400 मील लंबी रेल लाइन बनाई गई, ठीक है, और बड़े क्या है 9500 मील लंबी रेल लाइन बनाने की मंजूरी अर्थात बनाई गई। तो रेल लाइन के बारे में, रेलवे के आविष्कार के बारे में, ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है वो एक बार आज हम फिर से समराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज हमने देखा था भाप की औद्योगिक क्रांति में कपास की कटाई और बुनाई के संबंध में, ठीक है। फिर हमने देखा था इंग्लैंड में कपड़ा उद्योग में क्रांति लाने वाले मुख्य आविष्कार कौन थे और कौन कौन से यहाँ पे जो सूती वस्त्र उद्योग उत्पादन क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं। फिर हमने देखा भाप की शक्ति का उपयोग किस तरह से किया गया है, कहाँ कहाँ किया गया है, कौन कौन से जो आविष्कार हैं वो थे, जैसे थॉमस सेवरी का, माइडस प्लांट खनक मित्र, थॉमस न्यूमेकेन का, जेम्स वाट का, ये सारी चीजें हमने देखी। फिर नहरें और रेलवे के बारे में देखा, वर्षणी कैनाल जो एक नहर थी इसके बारे में, नहरोन्माद क्या होता है ये देखा, मुख्य समस्याएं क्या थी उपयोग के बारे में ये हमने जाना, और लास्ट में हमने देखा जो भाप का इंजन था यानी कि अर्थात रेलवे के आविष्कार ने किस तरह से औद्योगिक क्रांति को दूसरे चरण में प्रवेश करवा दिया इसके बारे में। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपका जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। और बच्चों हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे कुछ नई नई अपडेट्स मिलती रहती हैं। बच्चों टेलीग्राम ग्रुप को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्लास 11 के स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके सिलेबस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स डेली बेसिस पे मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और इस वीडियो को
अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।